तो हेलो बच्चों, क्लास 11 से हम चल रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। टॉपिक लास्ट हमने करा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। अब उस पर देखिए, उसमें हमने एक टॉपिक और पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर एक न्यूमेरिकल है। देन उसके बाद हम अगले टॉपिक में जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा? एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे बोर मॉडल। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल हमारे पास में है, आपको दिख सकता है यहाँ पे। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, यहाँ पर न्यू नॉट के माने कितना है बेटा? 6 into 10 to the power 14 सेकेंड इनवर्स। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। क्या कैलकुलेट करना है मेरे भाई? यहां से काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। अब आगे बोला इसने, ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन व्हेन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी जी है। फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, जो कि क्या है 1.1 into 10 to the power 15 सेकेंड इनवर्स। कैलकुलेट क्या करना बेटा इसने? काइनेटिक एनर्जी। तो आपने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था उसमें एक इक्वेशन पढ़ी थी, जो कि क्या थी जी? फोटोन की एनर्जी इक्वल टू था किसके? वर्क फंक्शन के प्लस काइनेटिक एनर्जी के। तो अगर यहां से मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा तो बेटा क्या आएगा? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, या दोनों में से कॉमन क्या कर लेंगे यहां से एच, तो यह आ जाएगा न्यू माइनस न्यू नॉट। अब एच क्या है हमारा? प्लैंक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू क्या होती है? 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। और न्यू कितना बेटा इसमें? न्यू आपका है 1.1 इंटू 10 टू द पावर 15। और न्यू नॉट कितना है? 6 इंटू 10 टू द पावर 14। तो बेटा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आंसर यहां से मिल जाएगा। क्लियर है? ओके। उसके बाद अगले टॉपिक में जाएंगे हम। टॉपिक हमारा है अब, टॉपिक है स्पेक्ट्रम। बेटा ये टॉपिक आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन क्लास 10th में भी पढ़ा था। क्लास 10th में चैप्टर था हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, पढ़ा है उसमें। उसमें क्या है? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में नहीं बेटा, ह्यूमन आई में क्या था उसमें कि प्रिज्म होता है। प्रिज्म पर अगर कोई व्हाइट लाइट इंसिडेंट होगी आकर के, तो वो आगे चल करके 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वी से स्टार्ट होता है और आर पर जाकर के ये खत्म होता है ना। सबसे ज्यादा जो बैंड होती है लाइट आपकी, वो वॉयलेट कलर के लिए होती है ना। आपने टेंथ में पढ़ा था। अब यहाँ से हमें इस ही स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ना है, जो कि यहाँ से दो टाइप में डिवाइड होगा। एक तो होगा कौन सा? एक होगा इमिशन और एक होगा तुम्हारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन और इमिशन में क्या डिफरेंस है वो हम पढ़ने वाले हैं। ये चीज तो आपको पता ही होगी कि प्रिज्म से अगर एक व्हाइट लाइट पास कराते हैं तो वो 7 कलर में डिवाइड होती है। जो उसके आगे स्क्रीन लगी होती है वो स्क्रीन पर 7 कलर में विजिबल होती है। और वो कलर कौन कौन से होते हैं? वो कलर होते थे विबग्योर। क्या होते थे बेटा? वो विबग्योर। V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड, ठीक है। तो ये आपके कलर होते हैं उसमें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें, इसके हम टाइप पढ़ेंगे। पहले इसको देख लेते हैं थोड़ा सा और स्पेक्ट्रम के बारे में समझ लेते हैं क्या होता है बेटा इसमें। देखिए यहाँ पर कोई एटम है, ये उसकी ग्राउंड स्टेट है और ये उसकी एक एक्साइटेड स्टेट है। क्या है ये? एक्साइटेड स्टेट। अब यहां से क्या हुआ? इस एटम ने इलेक्ट्रॉन को जंप कराया कहां से? ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। भाई एक बार बताइए, अगर मुझे ऊपर वाले रूम में जाना है तो मुझे सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? अपनी एनर्जी को लूज करना पड़ेगा, है ना। अगर मैं ऊपर जाता हूं तो मुझे एनर्जी चाहिए, अगर मुझे ऊपर जाना है तो मुझे एनर्जी चाहिए। वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है, निचले मतलब उस पर है, कम रूम में है। अब वो ऊपर वाले रूम में जाएगा तो वो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करके तो जाएगा। अब उसके पास एनर्जी नहीं होगी तो वो कैसे जाएगा ऊपर? नहीं जा पाएगा ना। तो यहाँ से ये एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा और ग्राउंड स्टेट से कहा जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। ऐसे ही इस वाले स्पेक्ट्रम को क्या बोलेंगे हम? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे इसको? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मतलब कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने में जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई और वहां पर जो स्पेक्ट्रम उसमें एब्जॉर्ब हुए वो क्या है? उसके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, ठीक है। सिमिलर, अब कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है और वो कहाँ आ रहा है? ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। तो बेटा वो एनर्जी को क्या करेगा? इमिट करेगा, रिलीज करेगा, है ना। इमिशन होगा वहां पे। तो उस एनर्जी ऑफ इमिशन में आपका जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसको क्या बोलेंगे? इमिशन स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे बेटा उसको? इमिशन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। क्लियर है? अब इनको देख लेते हैं दोनों होते क्या क्या है, ठीक है। देखो अभी आपको दिख रहा होगा भाई, ये प्रिज्म है। यहाँ पर कोई ब्लैक बॉडी है, जो कि ब्लैक बॉडी मैंने आपको पहले बता ही दिया था। एक आइडियल बॉडी होती है जो कि ऑल फ्रिक्वेंसी के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है और हीट मिलने पर उनको इमिट भी करती है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? जैसे ही प्रिज्म पर ये ब्लैक बॉडी इससे रेज निकलेंगे
वो आकर के इस पर हिट होंगे, तो वो जो लाइट होगी वो 7 कलर में डिवाइड होगी। यहाँ पर कंटिन्यूस हमें स्पेक्ट्रम देखने के लिए मिलेंगे, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हमें देखने के लिए मिलेंगे। वी से स्टार्ट होगा और आर पर जाकर के ये फिनिश हो जाएगा। ये क्या है, हमारी एक स्क्रीन लगी हुई है, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम हमारा ये हो गया, ये तो पॉइंट क्लियर है सभी को। इसके बाद अब ये जो स्पेक्ट्रम है हमारा वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दैट इज इमेशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बेटा होता क्या है, पहले आप एब्जॉर्प्शन को समझो, देन उसके बाद इमेशन में जाएंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है। तो देखो ये हमारा ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन का सोर्स है, उसके आगे हमने यहाँ पर एक कूल गैस को रखा है, एक ठंडी गैस का एक मॉलिक्यूल लिया, उसको रखा। जैसे ही ये लाइट उसमें से पास होगी तो बेटा जी ये जो गैस के मॉलिक्यूल होंगे यहाँ पे, वो इसमें से निकलने वाले रेडिएशन को, कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेंगे, कुछ फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को क्या कर लेंगे, ये एब्जॉर्ब कर लेंगे। और एब्जॉर्ब कर लेंगे तो यहाँ से जो हमारे वेवलेंथ, जो फ्रीक्वेंसी हमारे रेडिएशन निकलेंगे, उसमें से कुछ रेडिएशन तो हमारे इनविजिबल रहेंगे। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ब्लैक ब्लैक लाइन आपको दिख रही होगी, दिख रही है आपको ब्लैक लाइन। ये ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए आपको यहाँ पर 7 के 7 कलर विजिबल थे, यहाँ पर कुछ कलर में आपको ब्लैक लाइन यहाँ पर शो हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है बेटा क्योंकि कुछ रेडिएशन को जो है ये जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वो उनको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो जो कलर हमारे आने चाहिए थे स्क्रीन पर, वो कलर इस पर विजिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि उनके जो रेडिएशन है, उन फ्रीक्वेंसी के जो रेडिएशन है वो इस गैस ने क्या कर लिए, एब्जॉर्ब कर लिए। क्या कर लिए बेटा, इसने वो एब्जॉर्ब कर लिए। क्लियर है मेरा पॉइंट क्लियर है। एक बार और समझ, मैंने क्या बताया आपसे, मैंने ये बताया कि बेटा ये जो आपका यहाँ पर गैस का मॉलिक्यूल रखा हुआ है, गैस के मॉलिक्यूल रखे हुए हैं, जैसे यहाँ से रेडिएशन पास होंगे तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे उन रेडिएशन को क्या कर लेंगे, कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेंगे, कुछ फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिसकी वजह से जो स्क्रीन हमारी यहाँ लगी हुई है उस स्क्रीन पर कुछ ब्लैक ब्लैक लाइन हमें देखने के लिए मिलेंगी। रीजन क्या है कि उन फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन जो हमारे यहाँ पर शो होने चाहिए थे, जो कि ब्लैक में शो हो रहे हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लिया किसने, गैस के मॉलिक्यूल ने, जिसकी वजह से वो हमें ब्लैक में शो हो रही है। क्लियर है, क्लियर है बेटा। इसके बाद अब हम जाएंगे इमिटेड में, इमिशन में। इमिशन में क्या होगा, अब एक बात समझ, वो क्या है बेटा कि ये एटम था, ये ग्राउंड स्टेट थी, ये उसकी एक्साइटेड स्टेट थी। अब इसने क्या करा, इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब करा, और एनर्जी एब्जॉर्ब करके कहाँ जाएगा, ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। ठीक है, एक्साइटेड में जाएगा, एक्साइटेड से फिर कहाँ आएगा, ग्राउंड में आएगा। ग्राउंड में आने के बाद क्या करेगा, वो एनर्जी को इमिट करेगा। अब जो रेडिएशन इसने एब्जॉर्ब करे थे, जिस फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन इसने एब्जॉर्ब करे थे, उस फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन ही ये क्या करेगा, यहाँ से इमिट करेगा। तो बेटा जिस कलर का आपको दिख रहा है, यहाँ पर ब्लैक ब्लैक दिख रहा था, वही कलर की लाइन आपको यहाँ पर शो होने लग जाएंगी। रीजन क्या है, रीजन ये है जिस फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन उसने यहाँ पर एब्जॉर्ब करे थे, वही फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन यहाँ से उसने रिलीज कर दिए, तो वही कलर आपको विजिबल होगा जो यहाँ पर इनविजिबल हो गया था। पॉइंट समझ में आया, मैंने क्या बोला, पॉइंट समझ में आया। कैसे कि जो फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन सर इस एटम ने, इस गैस ने यहाँ पर एब्जॉर्ब करे थे, जहां पर ब्लैक डॉट लाइन हमें शो हुई थी, उनके रेडिएशन, उन फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन यहाँ पर वो रिलीज एमिट करेगा, और जिसकी वजह से हमें इस लाइन के कलर वहां पे विजिबल हो जाएंगे। तो बेटा इतना डिफरेंस है दोनों के अंदर, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है और ये हमारा इमिशन स्पेक्ट्रम है। बात समझ में आ गई, क्लियर है, तो क्लियर हो गया पॉइंट। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, चलिए। अब इसके बाद देखिए टॉपिक हमारा है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। भाई हाइड्रोजन के लिए लाइन स्पेक्ट्रम क्या आएगा, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम निकालने के लिए एक बामर नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक इक्वेशन दी है, यहाँ पे उसको बोला गया है सेवरल सीरीज ऑफ लाइन। भाई लाइन जो है उसमें सेवरल लाइन है, जो स्पेक्ट्रम आ रहे हैं उसमें वो सेवरल लाइन में आ रहे हैं, उसके लिए वेव नंबर इन्वॉल्व होगा, दैट इज न्यू बार, और न्यू बार की जो वैल्यू यहाँ से होती है, ये आपका रिडबर्ग कांस्टेंट, इसको आर एच से भी डिनोट करते हैं, आर एच। ठीक है, न्यू बार इक्वल टू हो जाएगा आर एच और 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। और बेटा ये n जो होती है आपकी, ये होती है ऑर्बिट। क्या होती है ये, ऑर्बिट। जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आपका या तो जंप करता है, मतलब या तो एक्साइटेड स्टेट में जाता है या आपका ग्राउंड स्टेट में आता है, तो वो क्या होगा, उसका नंबर ऑफ सेल होगा। ठीक है, ऑर्बिट होगा। क्लियर है, ये आपका बामर फॉर्मूला के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां से आप न्यू बार इसका निकाल सकते हो, इसको बोलते हैं वेव नंबर। क्या बोलते हैं बेटा, इसको वेव नंबर बोलते हैं। और वेव नंबर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है न्यू बार इक्वल टू आर एच इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, जहां पे n क्या है आपका
एन आपका होगा नंबर ऑफ सेल, जिस भी सेल में आपका इलेक्ट्रॉन वहां पे जा रहा है या आ रहा है। सही है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलेंगे। आगे हमारा जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है वो हमें और सीरीज ऑफ लाइन के लिए पढ़ना है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ करके आ गए हैं। यहाँ पर फॉर्मूला ही हमारा पीछे हो गया है। अब सीरीज कौन कौन सी होने वाली है हमारे सिलेबस में बेटा? सीरीज हमारी होने वाली है ये कौन कौन सी? लाइमन, बामर, पार्शर, पार्शन, ब्रैकेट और फंड। पहली सीरीज क्या होगी बेटा? पहली सीरीज होगी लाइमन, देन बामर होगी, देन पार्शन होगी, देन ब्रैकेट होगी, और सबसे लास्ट में कौन सी होगी बेटा? फंड सीरीज होगी। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला बना, वहां पे फॉर्मूला क्या था? न्यू बार इक्वल टू था आर एच इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। बट यहाँ पर n1 और n2 करके लिया गया है। ऐसा क्यों हुआ है बेटा? एक बात समझ, ये न्यूक्लियस है, ये उसकी ऑर्बिट हो गई, ऑर्बिट हो गई। अब इलेक्ट्रॉन इस वाली ऑर्बिट में है और इससे वो जाना चाहता है इस वाली ऑर्बिट में, तो इसके लिए क्या होगा? ये n1 होगा, ये n2 होगा, ये n3 होगा। लेकिन अगर इन दो के बीच कंपैरिजन करोगे, इस वाली और इस वाली के बीच, तो बेटा ये n1 होगा तो ये वाला क्या होगा? n2 हो जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है या तो वो मतलब आउटर से इनर में या इनर से आउटर में, तो वहां पे जो हमारा वेव नंबर का फॉर्मूला लगेगा वो ये लगेगा यहाँ से। ठीक है, क्या होगा? 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब बेटा जो n1 होगा, n1 आपका लाइमन सीरीज के लिए 1 होता है, बामर सीरीज के लिए n1 आपका 2 होता है, पार्शियल सीरीज के लिए n1 आपका 3 होता है, ब्रैकेट सीरीज के लिए n1 आपका 4 होता है, और फंड सीरीज के लिए n1 आपका 5 होता है। इसका मीन्स ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स कोई सी भी ऑर्बिट में है, कोई भी ऑर्बिट में है, अगर वो लाइमन सीरीज के लिए हम वेव नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? किसी भी सीरीज, किसी भी मतलब ऑर्बिट से वो पहली ऑर्बिट में आएगा। मतलब वहां पे n1 क्या होने वाला है? 1 होने वाला है। क्लियर है? n2 कुछ भी हो जाए, n2 कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं बात करूं, ये न्यूक्लियस था एटम की, ये ऑर्बिट हो गई, काफी सारी ऑर्बिट है यहाँ पर, है ना, ये ऑर्बिट हो गई। तो ऑर्बिट में कहने का मीन्स ये है कि बाहर की किसी भी ऑर्बिट से वो कहीं भी मतलब किसी भी ऑर्बिट से आ सकता है, लेकिन आएगा किस ऑर्बिट में? वो फर्स्ट ऑर्बिट में। लाइमन सीरीज के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा। बामर के लिए सेकंड में आएगा, पार्शियल के लिए थर्ड में आएगा, और आपका ब्रैकेट के लिए फोर्थ में आएगा, और लास्ट वाला कौन सा बचा? फंड, फंड के लिए वो कहाँ आएगा? फिफ्थ में आएगा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होगा वेव नंबर निकालने के लिए। क्लियर है? ठीक है बेटा, इसको रेडबर्ग फॉर्मूला बोलते हैं। वो फॉर्मूला क्या था? बामर फॉर्मूला था। ये क्या है? रेडबर्ग फॉर्मूला है। ठीक है, रेडबर्ग ने थोड़ा सा चेंज करा। रेडबर्ग ने क्या करा? ये जो 2 का स्क्वायर यहाँ पर था, इसको n1 स्क्वायर कर दिया, और जो n1 स्क्वायर था उसको n2 स्क्वायर कर दिया। किस मतलब रेडबर्ग ने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जंप हो रहे हैं। ठीक है, तो ऑर्बिट उसकी फिक्स नहीं है। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो सीरीज दी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइमन सीरीज के लिए मैंने बता ही दिया है, n1 आपका 1 होगा, बामर सीरीज के लिए n1 आपका 2 होगा, पार्शियल सीरीज के लिए n1 आपका 3 होगा, ब्रैकेट सीरीज के लिए n1 आपका 4 होगा, फंड सीरीज के लिए n1 आपका 5 होगा। और बेटा जो लाइमन सीरीज आपका वो अल्ट्रावायलेट है, और जो आपका बामर सीरीज है केवल ये सीरीज क्या है? विजिबल। बाकी ये कौन से? इंफ्रारेड। 3 जो हमारे कौन कौन से? पार्शियल, ब्रैकेट और फंड। और एक पॉइंट और समझ लीजिए कि जो n2 होगा वो हमेशा n1 से ग्रेटर होगा। भाई आप एक बार बताइए, इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी है, ठीक है, अगर वो पार्शियल में आ रहा है तो पार्शियल के लिए n1 कितना है? 3 है। तो ऐसा तो है नहीं कि वो 1 से 3 में जा रहा होगा, बाहर वाली ऑर्बिट से अंदर वाली ऑर्बिट में आता है, तो बेटा 3 से ज्यादा ही होगा। क्लियर है? तो n2 हमेशा n1 से ग्रेटर होगा। क्लियर है? ठीक है, ये फॉर्मूला वही है, रेडबर्ग फॉर्मूला है। क्लियर है? चलिए एक बार इसको देख लेते हैं हम सीरीज को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखो ये n यहाँ पर इन्फिनिटी दिया है, मतलब कोई बहुत मतलब इन्फिनिटी पे कोई ऑर्बिट है, वहां से कोई इलेक्ट्रॉन्स जंप कर रहा है, वहां से इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, और वो अगर n मतलब 1 पर गिरता है, फर्स्ट ऑर्बिट पर गिरता है, तो बेटा वो कहाँ प्रेजेंट है? लाइमन सीरीज में है। अगर इलेक्ट्रॉन हमारा इन्फिनिटी से किसी भी सीरीज से 2 पर आ रहा है, तो बेटा वो आपका किस सीरीज में है? वो आपका है बामर सीरीज में। उसके बाद 3 पर आ रहा है तो बेटा वो कहाँ है? पार्शियल सीरीज में है। ठीक है, ये इनके कलर हो गए। क्लियर है? चलिए उसके बाद अब यहाँ पे ये टेबल बनी हुई है, ये टेबल मैंने आपको बता ही दिया बेटा कि सीरीज यहाँ पर गिवन है, n1 की वैल्यू ये गिवन है, n2 ये गिवन है, और यहाँ पर क्या है? स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो लाइमन सीरीज में n1 कितना था? 1, n2 कुछ भी होता रहे। बामर क्या है? 2, n2 2 से मोर देन होगा। पार्शियल के लिए n1 कितना है? 3, n2 कितना होगा? मोर देन 3। ब्रैकेट के लिए n1 कितना है? 4, n2 कितना होगा? मोर देन 5, सॉरी मोर देन 4।
फंड के लिए N1 कितना है 5, तो N2 कितना होगा मोर देन 5। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, न्यूमेरिकल है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम अंडरगोज ट्रांजिशन फ्रॉम एन एनर्जी लेवल विद n इक्वल टू 4 टू एन एनर्जी लेवल विद n इक्वल टू 2। मतलब यहाँ से बोला है कि यहाँ पर वेवलेंथ क्या होगा इमिटेड का, इलेक्ट्रॉन के इमिटेड का वेवलेंथ क्या होगा व्हेन वो n4 से n2 में जा रहा है। मतलब n1 कितना हो गया यहाँ पे 2 हो गया, n2 कितना हो गया 4 हो गया। बेटा निकालना क्या यहाँ से वेवलेंथ, तो रिडबर्ग फॉर्मूला क्या था न्यू बार, ये रिडबर्ग कांस्टेंट हो गया 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। और बेटा आपको पता ही होगा जो न्यू बार होता है वो क्या होता है 1/लैम्डा होता है, या लैम्डा इक्वल टू क्या कर देंगे 1/न्यू बार कर देंगे। तो आप यहाँ से न्यू बार निकाल दो और आप उसका रेसिप्रोकल कर देना, लैम्डा मिल जाएगा। तो कैसे निकाला, रिडबर्ग कांस्टेंट आपको पता ही है, n1 कितना हो गया यहाँ से 2 हो गया, n2 कितना हो गया 4, इनको पुट करा सॉल्व करा, न्यू बार आगे निकल करके ये लैम्डा निकालेंगे। तो लैम्डा निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा 1/न्यू बार, तो इसका रेसिप्रोकल कर दिया आपका ये आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका वेवलेंथ हो गया। क्लियर है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे समरी दी है, समरी है यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि इसमें दो ड्यूअल नेचर होता है, एक तो पार्टिकल नेचर होता है, एक वेव नेचर होता है ना। दूसरा प्लैंक क्वांटम थ्योरी हमने पढ़ी, इक्वल टू एच न्यू होता है, ये क्या है एनर्जी ऑफ फोटोन है, एच क्या है प्लैंक कांस्टेंट और न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा हमने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमें बताया गया कि जो फोटोन की एनर्जी होती है वो वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है ना। तो इलेक्ट्रॉन का जो वर्क फंक्शन होगा और काइनेटिक एनर्जी होगी उसके सम के इक्वल होगा फोटोन की एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ से इसको पुट करके ए की वैल्यू पुट करी एच न्यू, डब्ल्यू नॉट की वैल्यू पुट करी एच न्यू नॉट, एच न्यू नॉट को इधर ले आए तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mE_v²। me क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या है वेलोसिटी। ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम में हमने वेव नंबर का फॉर्मूला पढ़ा जिसको हम क्या बोलते हैं रेडबर्ग फॉर्मूला बोलते हैं, जो कि ये रेडबर्ग कांस्टेंट हो गया n1 स्क्वायर और n2 स्क्वायर, ये क्या है ऑर्बिट है, n1 पहली ऑर्बिट है, n2 बाद वाली ऑर्बिट है। ठीक है, चलिए अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों, बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या टॉपिक है बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे क्या क्या होने वाले हैं, पहला पॉइंट होगा पोस्टुलेट्स ऑफ बोर मॉडल, सेकंड पॉइंट होगा रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोर मॉडल, रिजल्ट क्या क्या ऑब्टेन्ड हुए, थर्ड पॉइंट होगा एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेनेशन की जाएगी इसके द्वारा, लास्ट पॉइंट इसमें होगा लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल। तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखो तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कोई एक एटम बनाया हुआ है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, ये उसकी ऑर्बिट है। ठीक है, जो आपने लास्ट टाइम एक मॉडल पढ़ा था जो कि क्या था रदरफोर्ड मॉडल था। रदरफोर्ड ने बताया था कि एटम जो होता है उसमें न्यूक्लियस में प्रोटॉन भरे हुए हैं है ना, और इलेक्ट्रॉन का है उसकी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें सुधार करके इन्होंने बोर ने क्या करा, इन्होंने ये बताया कि जनरल फीचर, देखो पहले इसको पढ़ लेते हैं हम, रदरफोर्ड के पढ़ लेते हैं, जनरल फीचर्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड इट्स स्पेक्ट्रम इज एक्सप्लेन्ड। भाई जो इसके द्वारा हम पढ़ेंगे बोर के द्वारा वो हम ये पढ़ेंगे क्या कि फीचर्स क्या है स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम का और उसमें स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम कैसे एक्सप्लेन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नील्स बोर है, साइंटिस्ट नील्स बोर, इन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, कितनी एनर्जी से रिवॉल्व कर रहे हैं, किस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, ये सारी एक्सप्लेनेशन इन्होंने दी है। रदरफोर्ड ने केवल ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में है। ठीक है, तो चलिए इसके पोस्टुलेट्स हम देख लेते हैं। पोस्टुलेट में जाएंगे, पहला पॉइंट इसमें क्या बनेगा पोस्टुलेट बनेगा। पहला पॉइंट क्या है पोस्टुलेट का, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ अराउंड क्या कहाँ रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स, उनकी एक सर्कुलर पाथ है जिसको हम क्या कहेंगे ऑर्बिट कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा उसको ऑर्बिट। दीज ऑर्बिट्स हैव कांस्टेंट एनर्जी एंड रेडियस, और उन ऑर्बिट की एक कांस्टेंट रेडियस है और एनर्जी भी कांस्टेंट है, मतलब वो एनर्जी को लूज नहीं कर रहे, इमिट नहीं कर रहे। क्लियर। और क्या बताया, इट रिमूव्ड द लिमिटेशन ऑफ कोलैप्सिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड में हमने पढ़ा था कि जो हमारा न्यूक्लियस था इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा था, रिवॉल्व करते 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 10⁻⁻⁸ सेकंड में ही वो कहाँ आ गया था उसके न्यूक्लियस में आ गया था।
आ गया था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स उसकी ऑर्बिट में एक फिक्स एनर्जी से रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। ये उसकी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट हो गई, N1 N2 और N3, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट और ये थर्ड ऑर्बिट। क्लियर, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। चलिए उसके बाद सेकंड पॉइंट देखते हैं। इसका सेकंड पॉइंट क्या है, द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज अनलेस एनर्जी इज एडेड और रिमूव्ड। जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी, जो ऑर्बिट है, जैसे ये न्यूक्लियस था हमारा, ये ऑर्बिट हो गई, मल्टीपल ऑर्बिट हमारे पास है। अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट है तो बेटा इसमें ही रहेगा जब तक कि उसको एनर्जी या तो रिलीज ना हो जाए या वो एब्जॉर्ब ना कर ले। क्लियर है, तब तक वो उस ऑर्बिट में ही रहेगा जब तक क्या वो उस या तो कुछ एनर्जी को रिलीज ना कर दे या कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब ना कर ले। क्लियर है, ठीक है। मतलब अगर एनर्जी को गेन करता है तो वो जंप कर जाएगा कहाँ, लोअर से हायर एनर्जी वाले ऑर्बिट में। और अगर वो लूज या एमिट करता है तो बेटा वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी वाली ऑर्बिट में जंप कर जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, अगर एनर्जी को गेन कर रहा है तो वो लोअर से हायर एनर्जी की ऑर्बिट में जंप करेगा, और अगर वो एनर्जी को इमिट कर रहा है तो आपका हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी के ऑर्बिट में जंप करेगा। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट में जाएंगे। थर्ड पॉइंट क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन इमिटेड एब्जॉर्ब। अब बेटा जो एनर्जी वो इमिटेड या एब्जॉर्ब करेंगे उसमें कुछ रेडिएशन या तो इमिटेड होंगे या एब्जॉर्ब होंगे, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उस फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए फॉर्मूला होगा, आपने पढ़ा था ना। देखो एक बात समझो ध्यान से, न्यूक्लियस हो गया, ये मल्टीपल ऑर्बिट हो गई, बेटा यहाँ पे अगर ये पहली ऑर्बिट है, ये दूसरी ऑर्बिट है और ये थर्ड ऑर्बिट है हमारी, तो यहाँ पर जो एनर्जी होगी वो E1 होगी, यहाँ पर जो एनर्जी होगी वो E2 होगी, और यहाँ पर जो एनर्जी होगी वो E3 होगी। क्लियर है, तो बेटा इसकी फ्रिक्वेंसी और इसकी फ्रिक्वेंसी सबकी अलग अलग फ्रिक्वेंसी आएगी। क्लियर है, तो यहाँ से अगर मैं बताऊं, आपको आपने पढ़ाई था इक्वल टू क्या था, एच न्यू था, मतलब प्लैंक कांस्टेंट और फ्रिक्वेंसी है ना। मतलब आपसे बताया गया था कि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रिक्वेंसी के, पढ़ाया था, एच प्लैंक कांस्टेंट आ गया था वहां पे, है ना। तो अगर आप देखिए इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ से यहाँ जाएगा या यहाँ से यहाँ जाएगा, ऐसी तो होगा, तो क्या करेंगे हम, एनर्जी में चेंज निकाल लेंगे, जो कि क्या हो जाएगा, डेल्टा ई। डेल्टा ई हो जाएगा, तो डेल्टा ई क्या आएगा, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। फाइनल मतलब जो बाद वाली एनर्जी है, इनिशियल मतलब जो पहली वाली एनर्जी है, तो उनका जो डिफरेंस निकल के आएगा उसको बोलेंगे डेल्टा ई, और उसको डिवाइड करेंगे प्लैंक कांस्टेंट से, तो बेटा उसकी फ्रीक्वेंसी वहां से निकल करके आ जाएगी। क्लियर है, तो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जंप कर रहा है या हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जंप कर रहा है, तो वहां पर कुछ फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन एब्जॉर्ब या इमिटेड होंगे, और वो जो फ्रीक्वेंसी निकाली जाएगी वो आपकी इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करी जाएगी। क्लियर है बेटा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगला टॉपिक क्या है हमारा, अगला पॉइंट इसमें पोस्टुलेट में अगला पॉइंट क्या है, द एंगुलर मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। जो एंगुलर मोमेंट होगा भाई, एक रेडियस होगी, ऑर्बिट की रेडियस होगी एक, और उसका जो एंगुलर मोमेंट होगा उसको निकालने के लिए फॉर्मूला होगा mvr इक्वल टू n इंटू एच अपॉन 2 पाई। अब बेटा एम ई क्या है, एम ई है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा वी क्या है, यहाँ से वी है वेलोसिटी, आर क्या है बेटा इसमें रेडियस, ठीक है, और एच क्या है यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट, बेटा एन क्या है नंबर ऑफ ऑर्बिट, क्या है नंबर ऑफ ऑर्बिट है ये, ठीक है। जिस भी ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन है उसका अगर हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना होगा तो उसका ही हम वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। क्लियर है, ठीक है। और बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो याद ही होगा आप लोगों को, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बताया था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया था 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पॉइंट हमारा बनेगा रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोर मॉडल्स। अभी हमने क्या पढ़ा, पोस्टुलेट पढ़े, उसने क्या क्या पोस्टुलेट दिए, अब हम पढ़ेंगे उसका रिजल्ट क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट रिजल्ट क्या है, द स्टेशनरी स्टेट्स, जिनको हम ऑर्बिट बोलते हैं, फॉर इलेक्ट्रॉन आर नंबर्ड। जो स्टेशनरी स्टेट्स हैं, जो जिनको हम ऑर्बिट कहते हैं, उनको नंबर से डिनोट करा जाता है, जो कि नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप से, और ये इंटीजर नंबर ही क्या होते हैं हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, ये उसके एनर्जी लेवल को शो करते हैं, ठीक है, सेल के एनर्जी लेवल को। सेकंड पॉइंट क्या है, द रेडियाई ऑफ द स्टेशनरी स्टेट्स आर एक्सप्रेस्ड बाई। जो हमारी रेडियस है स्टेशनरी, मतलब जो ऑर्बिट की रेडियस है न्यूक्लियस से, उसका जो फॉर्मूला आएगा आर एन इक्वल टू आएगा एन स्क्वायर ए नॉट, जहां पर ए नॉट की वैल्यू फिक्स है जो कि कितनी है 52.9 पिकोमीटर। और बेटा जो एन है आपका, एन है नंबर ऑफ ऑर्बिट, एन क्या है नंबर ऑफ ऑर्बिट,
सपोज करो मुझे 2 के लिए निकालना है रेडियस, ठीक है, तो बेटा आर 2 रखेंगे यहाँ पे, तो एन का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, और इंटू ए नॉट कितना है 52.9 पिकोमीटर। आंसर कैलकुलेट कर देंगे, आ जाएगा, सही है। तो आप ऐसे रेडियस उसकी कैलकुलेट कर सकते हो, ये इसका सेकंड रिजल्ट है। उसके बाद जाएंगे थर्ड रिजल्ट में। थर्ड रिजल्ट क्या है, द एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इन इट्स स्टेशनरी स्टेट ऑर्बिट सेल इज गिवन बाय, जो एनर्जी एसोसिएट होगी इलेक्ट्रॉन के द्वारा उसकी ऑर्बिट से या सेल से, वो उसके लिए फॉर्मूला होगा En इक्वल टू माइनस आर एच इंटू 1/n²। ठीक है, आर एच क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। ठीक है, देन अगर यहाँ पर आप फर्स्ट ऑर्बिट के लिए कर रहे हैं तो आप यहाँ पर n की जगह पे 1 पुट करेंगे, आप 2 के लिए कर रहे हैं तो आप यहाँ पर 2 पुट करेंगे और सोल्व कर देंगे, आपकी एनर्जी वहां से कैलकुलेट हो जाएगी। तो आपकी एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए भी एक फॉर्मूला दिया बोर ने, और अगर इनफाइनाइट के लिए निकालना है तो बेटा यहाँ पे इन्फिनिटी का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, और वहां पे एनर्जी क्या हो जाएगी उसकी 0 हो जाएगी, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रेस्ट में होगा, इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। ठीक है, ओके, एक लाइन और दी है, एनर्जी एसोसिएटेड विद फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट इज 0। जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है विद फ्री इलेक्ट्रॉन की, वो रेस्ट, उसका रेस्ट क्या होता है 0 होता है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक हमारा, अगला पॉइंट इसमें जाएगा फोर्थ पॉइंट रिजल्ट में, Bohr's theory is applicable to the ions containing only one electron for example। जो बोर्स की जो थ्योरी है वो केवल उन्हीं आयन एटम पर एप्लीकेबल है जिनके पास 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। जैसे कि मैं एटम की बात करूं तो बेटा हाइड्रोजन हो गया, हीलियम 1+ हो गया, लिथियम 2+ हो गया, Be3+ हो गया। क्लियर है? अब एक बात समझ लो बेटा, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 2 होता है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे हम इन He+, तो बेटा एटॉमिक नंबर कितना है 2, माइनस प्लस चार्ज कितना है 1, तो -1 कर दो, इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 1। सिमिलर अगर मैं कहूं Be3+ का, तो बेटा Be3+ का इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालेंगे तो Be का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 4, माइनस प्लस चार्ज कितना है 3, तो इक्वल कितना आ गया 1। तो इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1। तो जो हमारी एनर्जी होती है वो केवल उनके लिए ही कैलकुलेट करी जाती है जिनके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ठीक है बच्चे, ओके। तो एनर्जी का फॉर्मूला यहां से दिया, बाद में अभी हमने एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था, En इक्वल टू माइनस आर एच इंटू 1/n² पढ़ा था। लेकिन बेटा 1 तो क्या हो गया, 1 हो गया एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, बट अब जरूरी थोड़ी हाइड्रोजन के पास ही 1 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, तो एलिमेंट आयन तो दूसरे भी हो सकते हैं, जैसे हीलियम प्लस था, लिथियम 2+ था, Be3+ था, है ना, तो इनका एटॉमिक नंबर तो 1 नहीं होगा ना। तो यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करा और वहां पर रख दिया जेड क्या है एटॉमिक नंबर रहेगा। ठीक है बेटा, जेड क्या रहेगा उसमें एटॉमिक नंबर। सिमिलर यहाँ पर रेडियस के लिए 52.9 इंटू n² था, n²/z आ गया, जेड क्या आ गया उसमें एटॉमिक नंबर आ गया। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद बेटा 5 पॉइंट इसने बोला, वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ स्टेशनरी ऑर्बिट कैन बी कैलकुलेटेड एज। जो वेलोसिटी है उसको कैलकुलेट किया जा सकता है इस फॉर्मूला से। मतलब यहाँ पर जो Vn है, जो वेलोसिटी है nth ऑर्बिट की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसकी ऑर्बिट के। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे उसके एटॉमिक नंबर के। क्लियर है? ठीक है, अब बेटा यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। थर्ड का मींस n कितना हो गया 3 हो गया, तो बेटा कर दो कंप्लीट, कर दो इसको सॉल्व जल्दी से। देखो फॉर्मूला ये हो गया, जेड कितना होगा हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाएगा, सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं यहाँ पे, समझ में आ रहा होगा। बेटा n कितना हो गया थर्ड हो गया ना, तो यहाँ पर थर्ड पुट कर दिया, 3 पुट कर दिया, जेड कितना हो गया 1 हो गया। भाई हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है ना, इसलिए जेड 1 पुट करा है यहाँ पे। ठीक है, बाकी आप जानते ही हो ये A0 हो गया। ठीक है, अब हमारा टॉपिक आता है, क्या टॉपिक आता है, एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। भाई जो हमारा लाइन स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन का, उसका हमें एक्सप्लेनेशन देखना है, जो कि क्या है, ईच स्पेक्ट्रल लाइन वेदर इन एब्जॉर्प्शन इमिशन।
स्पेक्ट्रम कैन बी एसोसिएटेड टू द पार्टिकुलर ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम। मतलब चाहे वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो या इमिशन स्पेक्ट्रम हो, दोनों को एसोसिएट किया जा सकता है किसके द्वारा, हाइड्रोजन एटम के पार्टिकुलर ट्रांजिशन के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया है, डेल्टा ई इक्वल टू ई एफ माइनस ई आई। ई एफ क्या है, फाइनल एनर्जी है, ई आई क्या है, इनिशियल एनर्जी है। फाइनल एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे पुट करा, इनिशियल का यहाँ पुट करा, माइनस माइनस प्लस हो गया, आर एच को कॉमन कर लिया, क्या बन गया 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर। एन आई क्या है, इनिशियल ऑर्बिट है, एन एफ क्या है, फाइनल ऑर्बिट है उसकी। क्लियर है। और बेटा जो आपका रिडबर्ग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आपको पता ही है 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 हो गया। ठीक है, दिस एक्सप्रेशन इज सिमिलर विद रिडबर्ग एक्सप्रेशन। और ये जो एक्सप्रेशन हमारा ये सिमिलर है किसके, रिडबर्ग एक्सप्रेशन के। ठीक है, चलिए उसके बाद अब यहां से फ्रीक्वेंसी अगर निकालनी होगी तो बेटा फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डेल्टा ई अपॉन एच। तो डेल्टा ई की वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा फॉर्मूला। अगर यहाँ से वेव नंबर निकालना हो तो वेव नंबर का फॉर्मूला क्या होगा, न्यू बाई सी। या यहाँ से आपका न्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, न्यू का वैल्यू हो जाएगा आर, ये हो जाएगा, ये सारे वैल्यू यहाँ आ गया। ठीक है, देख सकते हैं आप, फॉर्मूला ये बन जाएगा आपका। अब यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, द इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ सेम वेवलेंथ ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब्ड इमिटेड। जो यहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइन्स हैं डिपेंड्स करती हैं किस पर, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर, जो कि सेम वेवलेंथ के हैं और फ्रीक्वेंसी के होते हैं। कहाँ पे, एब्जॉर्प्शन में और इमिशन में। ठीक है, चलिए अब लास्ट टॉपिक हमारा इसका आज के लेक्चर का है, लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल्स। क्या टॉपिक है बेटा, लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल्स। तो लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल्स में हम देखेंगे, बोहर मॉडल्स वाज अ बिग इंप्रूवमेंट ओवर रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल एज इट कुड अकाउंट फॉर। आपने पढ़ लिया है कि जो बोहर मॉडल है रदरफोर्ड के कंपेयर में वो अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे पाया था। रदरफोर्ड में आपने देखा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में प्रेजेंट था, बट वो ये नहीं बता पा रहे थे कि कितनी एनर्जी से रिवॉल्व कर रहा है, किस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन ये उसको एक्सप्लेन करने में मतलब पॉसिबल रहे। ठीक है, यहां से क्या क्या हमने कवर कर लिया, स्टेबिलिटी कवर कर ली, लाइन स्पेक्ट्रम हमने कवर कर लिया, किस किस का, हाइड्रोजन एटम का और हाइड्रोजन लाइक आयंस का, हाइड्रोजन एटम का और हाइड्रोजन लाइक आयंस का। आयन मतलब जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, इसके बाद देखिए बट, क्या बट, ये वो वाला बट नहीं है कि बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा था। बट का मतलब है यहां पर कि इसकी भी लिमिटेशन है। अब सर इसकी भी लिमिटेशन आ गई, हम पढ़े तो पढ़े किसे, तो बेटा हमें पढ़ना सभी को है, लेकिन जो लास्ट वाला हमें मॉडल पढ़ना है वो है हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, तो उसमें हम जाएंगे कल के लेक्चर में। आज जो हम बोहर मॉडल ही पढ़ेंगे। बट का मीन्स यहाँ पे किससे है बेटा, लिमिटेशन से है। किससे है मेरा बच्चा, लिमिटेशन से मतलब है इसका। ठीक है, तो बेटा अब लिमिटेशन में जाएंगे इसकी हम, तो आज ही हम उसको कवर करेंगे। हम इसको सस्पेंस में नहीं छोड़ रहे आपके लिए कि बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा था, उसके लिए हम 2-2 साल 3-3 साल इंतजार आपको नहीं करवाएंगे। लिमिटेशन इसकी हम देखेंगे, लिमिटेशन क्या है। बोहर्स मॉडल वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द फॉलोइंग पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या है जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, डिटेल्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को वो डिटेल्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरा ड्रॉबैक यहाँ पे क्या है, स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स हैविंग मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन। बेटा आपने पढ़ लिया कि आप ये जो मॉडल है केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले एटम के ही स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर पा रहा था या आयन को। ठीक है, मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन के एटम को के स्पेक्ट्रम को वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जिसको जीमन इफेक्ट बोलते हैं, और एन इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग को भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो क्या था कि वो एटम कैसे केमिकल बॉन्डिंग करके कंपाउंड बनाएंगे उसकी फॉर्मेशन को भी वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए। क्या था देखो, एबिलिटी ऑफ एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल बाय केमिकल बॉन्ड्स। ये इसको भी नहीं बता पाए कि केमिकल बॉन्ड को फॉर्म करके कोई भी एटम जो है वो मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म करेगा। ठीक है, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए
और इसी चैनल पर आपको इससे पिछले टॉपिक के लेक्चर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड है, तो बेटा आप उनको जरूर वॉच कीजिए। अगर हाँ आपको फ्री में कोई कंटेंट मिलता है तो बेटा आप उसको अच्छे से वॉच कीजिए। हम भी आप लोगों के लिए काफी मेहनत करते हैं, पीपीटी बनाने में काफी टाइम लगता है, वीडियो से बनाने में काफी टाइम लगता है, अपलोड करने में काफी टाइम लगता है, तो प्लीज हमारी जो एनर्जी जो ये वेस्ट हो रही है इसके लिए आप हमें ज्यादा से ज्यादा हेल्प कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए करके हमारी आप हेल्प कर सकते हैं, और आप इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है।